वास्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। गौर करिएगा, सेक्रेटरी भी देखते हैं इंडियन आइडल, इनके पास समय नहीं होता है फिर भी देखते हैं। संगीत एक ऐसा चीज है। तो जब मैं छोटी थी तो उस समय ऐसा होता था कि बेटी को पढ़ाओ बस इतना कि हम जो चिट्ठी भेज सके उसका वो जवाब दे सके। के बाद में बोल दिया गया था कि अब नहीं पढ़ना है बेटा, अब आपको पढ़ाई नहीं करनी है, वरना आपके लिए हमें ना अच्छा लड़का ढूंढने में परेशानी होगी। और मेरी खुद की फैमिली में तो कोई भी सर्विस में ही नहीं है, मैं अकेली हूँ, पहली हूँ। मुझे एक ही कंडीशन में पढ़ने के लिए भेजा जाता था हर साल कि क्लास टॉप करोगी तो अगले साल क्लास में एडमिशन मिलेगा। मैं भी उनसे मिलने गई, उनके आपने ऐसा क्या किया है कि सब लोग आपको पूछते हैं, मुझे भी आप जैसा बनना है। तेरी कलेक्टर साहब है, लाल बत्ती है, उनके साथ एक गनमैन होता है, तो एक ना मन में आता है कि ऐसा कुछ करना है। नहीं, मैं रोब नहीं जमाती थी। क्योंकि ना मैम सपने हमने देखे थे, हम कर नहीं पाए। अब हम चाहते हैं हमारे बच्चे को कर डाले, हम अपने चीजों को थोप रहे हैं। मेरी नजर में सही नहीं नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चों का जो भी मन है, जिस भी फील्ड में वो जाना चाहें, उन्हें जाना देना चाहिए। सिविल सर्विसेज ऐसा नहीं है कि जन्म घुट्टी टाइप का कि एक बार एक साल में घोट के दे दिया और पी लिया, ऐसा नहीं है। ये गलती हम करते हैं, हम करते हैं। सांप सीढ़ी वाला गेम खेलने का रहता था उसमें। जी। जी देखिए, अभी हम जिस सदी में हैं वहाँ पे बेटा और बेटी बराबर हो गए हैं। हड्डी वड्डी वाला। हाँ जी। तोड़ना कि जोड़ना था? जोड़ना था। दिलराज मेरे साथ खड़े हैं तो संभव है। हाँ, ये तो है सर, तो मजेदार व्यक्ति हैं। मुझे ग्रेजुएशन तक नहीं पता था कि सिविल सर्विसेज क्या होती हैं। एनसीईआरटी की 12th तक की क्लासेस की जो बुक्स हैं वो पढ़ लेंगे तो हमारा बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको अपना टारगेट बनाना है कि आपको वो राज सिंहासन लेना है। लेकिन जो इंटरव्यू होता है वो बंद कमरे में होता है, आखिरी जो पड़ाव है, मेरे ख्याल से शायद वही आखिरी पड़ाव है जी। कैसा सवाल पूछा जाता है? कुछ सवाल याद है क्या आपको? ऐ मेरे हमसफर, एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ जितेंद्र बिंदु और आप देख रहे हैं पाताल लोक। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, विमला नावरिया, जो विशेष सचिव हैं छत्तीसगढ़ सरकार में। आज हम उनसे उन दिनों की ही बात करेंगे जब वो छोटी थी, जब उन्होंने होश संभाला था। एक अधिकारी जब एक ऊंचे पद पे होता है तो उनका एक छवि होता है समाज में, जनता में, उससे उलट उसके अंदर एक इंसान भी होता है। वो इंसान कैसा है उस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। और जब एक अधिकारी के रूप में अपने ऑफिस में वो कदम रखती हैं तब उनका कैसा व्यवहार होता है और कैसे वो काम करती हैं, इस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ उनके आम जीवन में हास्य, अलग अलग प्रकार की चुनौतियां, बच्चों के बारे में उनका क्या विचार है जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, इन सारी मुद्दों को हम एक साथ कोशिश करेंगे कि रखें और आपके बीच हम सारी बातों को सुलभ और अच्छे तरीके से लेकर के आए। मैम, सबसे पहले तो नमस्कार। आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मैम, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका एक होता है, हर व्यक्ति का एक बैकग्राउंड है, किस फैमिली में वो, किस स्तर की फैमिली में वो पला बढ़ा। क्योंकि अभी इस वक्त जिस स्तर पे आप हैं वहाँ एक साधारण व्यक्ति अपने बच्चों को सोचता भी नहीं, कई बार तो हिम्मत भी नहीं करता कि उस पद पे हमारे बच्चे जा पाएंगे। तो वो परिवेश, आपका परिवार कैसा था? किस परिवार से आप, कैसे परिवार से आप आती हैं? देखिए, मैं एक बहुत ही, कहते हैं ना कि साधारण परिवार से हूँ, मिडिल क्लास जिसको कहा जाता है वहीं से हूँ। बट ये बोलेंगे कि मेरे परिवार में मेरी जो नानी है, मेरा बचपन ननिहाल में बीता है जी। तो मेरी जो नानी है वो पढ़ाई के बहुत पक्ष में हुआ करती थी। वो खुद अनपढ़ थी, उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था, लेकिन उनका ये मानना था कि पढ़ाई तो होनी चाहिए, बेटी भी पढ़े बेटा भी पढ़े। तो उनका वो जो असर था वो मेरे व्यक्तित्व पे रहा। मैंने बचपन में उनको देखा कि चुनौतियों से वो कैसे लड़ते हैं, कैसे जूझते हैं, कैसे उनको पार पाते हैं, सारी कठिन परिस्थितियों में कैसे रहती हैं, मैंने वो उनसे सीखा है। तो मैं आज जो भी हूँ, मेरा व्यक्तित्व जो भी है, मेरी नानी की छाया, मुझे लगता है कि मैं उनकी छाया हूँ। मैम, वो जो आपका छात्र जीवन रहा होगा, जब आपने होश संभाला
सबसे पहला जीवन हमारा जो घर के बाहर होता है वो छात्र जीवन ही होता है। वो कैसा था आपका? एक साधारण नटखट या कुछ और? मेरा मिक्स सा था, मतलब बहुत नटखट में नहीं थी, बहुत ओबीडियंट स्टूडेंट थी। और मैं बहुत किस्मत वाली मानती हूँ खुद को कि मुझे बहुत प्यार मिला है अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अपने बैचमेट्स से भी मुझे बहुत प्यार मिला है। तो मैं पढ़ाई में ठीक थी, अच्छी थी, ऐसा बोल सकते हैं। तो वो उन दिनों में जो स्कूल का टाइम रहा, उसमें किसी प्रकार का चुनौती या अच्छा या बुरा किसी प्रकार का कुछ आपको याद आता है? चुनौती तो देखिए, मैं राजस्थान के गांव से बिलोंग करती हूँ। तो जब मैं छोटी थी तो उस समय ऐसा होता था कि बेटी को पढ़ाओ बस इतना कि हम जो चिट्ठी भेज सके उसका वो जवाब दे सके, बस इतना पढ़ाओ, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाना है बेटी को। तो वो चुनौती मेरे साथ भी थी। मुझे 5th के बाद में बोल दिया गया था कि अब नहीं पढ़ना है बेटा, अब आपको पढ़ाई नहीं करनी है, वरना आपके लिए हमें ना अच्छा लड़का ढूंढने में परेशानी होगी। अच्छा, ये मुद्दा ये था कि आप मुद्दा अगर था। ज्यादा पढ़ लेंगे तो आपके सुयोग्य लड़का ढूंढना भी हमें दिक्कत होगा। हाँ, ऐसा हाँ, हाँ, हाँ। ये मामला औसतन पूरे प्रदेश या पूरे देश में पूरे है, देश में रहा बेटियों को अभी होगा। भी इस हाँ। मुद्दे पे लेकर के। अच्छा, आप सिविल सेवा में भी हैं जी। आपको ये प्रेरणा कैसे मिला? मतलब सिविल सेवा, चूंकि जब हम जिस उम्र में छोटे उस समय थे, जब 11वीं 10वीं के आसपास, तो मैं अच्छी तरह से यूपीएससी को समझता भी नहीं था। सुनी सुनाई बातें थी, बस इतना देखता था कि कलेक्टर होते हैं, उनके पास लाल बत्ती होती है, बड़ी बड़ी बातें जो हम देखते हैं अपने आम नज़रों से, तो उनका जो रौब होता है वो देख करके अच्छा लगता है। चूंकि आप तो उनसे भी ऊपर एक सेक्रेटरिएट में हैं आप, तो कैसे, मतलब क्या लगा आपको? सिविल सेवा में क्यों आए आप और कैसे आए? कोई सरकारी नौकरी में घर वाले रहे होंगे? नहीं, मेरे परिवार में मेरे दोनों तरफ से, मतलब मैं पहली हूँ बेटी जो कि गवर्नमेंट सर्विस में है। मेरे दादा के फैमिली अच्छा, से तो सिविल सेवा ही नहीं बल्कि कोई गवर्नमेंट सर्विस में? मतलब ननिहाल में थे, टीचर थे। टीचर थे वो, बट ऐसा नहीं था कि सिविल सर्विसेज में कोई है। और मेरी खुद की फैमिली में तो कोई भी सर्विस में ही नहीं है, मैं अकेली हूँ, पहली हूँ। तो ये प्रेरणा कहाँ से आया सिविल सेवा का? देखिए, बचपन से ना मुझे ये था कि मुझे अलग करना है, मुझे बाकी बेटियों की तरह चूल्हा चौकी नहीं करना, शादी करके बच्चे नहीं पालने हैं, उनसे कुछ अलग करना है, ये मुझे बचपन से ही था। तो इसीलिए मैं पढ़ती थी। और मुझे एक ही कंडीशन में पढ़ने के लिए भेजा जाता था हर साल कि क्लास टॉप करोगी तो अगले साल क्लास में एडमिशन मिलेगा। अच्छा, ये भी चुनौती तो था आपके लिए, हर साल चुनौती था। जी, एग्जाम का तो चुनौती था ही, घर वाले भी चुनौती दे रखे जी थे। जी, कि अगर टॉप करना है तो अगली क्लास में जाओगी वरना नहीं जाओगी। तो मैं 10th में मैंने अपना गांव पूरा टॉप किया, 12th में टॉप किया, सिर्फ इस लालच में कि मुझे पढ़ना है, मुझे बाकी दीदी और जो मेरी बहनें हैं उनकी तरह मुझे चूल्हा चौकी नहीं करना है। तो मैम, फिर भी उस समय दिमाग में सिविल सेवा तो रहा नहीं, नहीं। मैं जिस परिवेश से आती हूँ वहाँ पे ये था कि टीचर हैं घर में, तो मुझे भी एक टीचर बनना है। और उससे ज्यादा सोचूं तो मैं 12th में जब आई तो मुझे लगता था कि मैं एक डॉक्टर बनूंगी। अच्छा, लक्ष्य हमारा डॉक्टर था? डॉक्टर था मेरा। ये था कि हमारे जयपुर में एक हॉस्पिटल है, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, जो कि बहुत फेमस है। अगर आप पूरे देश भर में नाम बोलेंगे उनमें से वो एक है। तो मुझे ये लगता था कि मैं वहाँ में ऑर्थो की मैं डीन बनूं, मैं वहाँ जाऊं, मैं लोगों को, मतलब मुझे पोलियो है, तो मुझे जिन परिस्थितियों में मतलब मुझे रहना पड़ता है, जिन चुनौतियों में मुझे रहना पड़ता है, तो मैं कोशिश ये करती कि जो भी बाद में जनरेशन आए उनको वो तकलीफ ना झेलनी पड़े जो मैंने झेली है। तो मैं ऑर्थो की वो डीन बनना चाहती थी। फिर कैसे सिविल सेवा की ओर आना हुआ? फिर कॉलेज में एडमिशन लिया, तब तक भी ऐसा कुछ नहीं था। तो कॉलेज के फाइनल ईयर में हमारे एक रिश्तेदार हैं दूर के, उनका हमारे राजस्थान में RAS, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, अच्छा, PSC के थ्रू जो होता है, जैसे छत्तीसगढ़ में PSC है। जी 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 जी, वैसी है। तो उसमें एक जो अलाइड सर्विसेज में उनका सिलेक्शन हुआ, तो उनको बड़ा मान सम्मान मिला। अब मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने ऐसा क्या किया है कि जो मुझे भी करना चाहिए। लोग इनको पूछ रहे हैं, अपने बच्चों को उनके पास भेज रहे हैं कि आप हमारे बच्चों को थोड़ा सिखाइए कि वो कुछ करें। तो मुझे उनसे प्रेरणा मिली कि मुझे भी इन जैसा ही बनना है। तब तक कुछ आइडिया नहीं था कि उन्होंने कौन सा एग्जाम दिया है, वो क्या करती हैं, कैसे उन्होंने वो सारा सब कुछ किया। मैं भी उनसे मिलने गई, उनके आपने ऐसा क्या किया है कि सब लोग आपको पूछते हैं, मुझे भी आप जैसा बनना है। मतलब कि एक
इंस्पिरेशन वही थे, जी चाहे आप जिस तरीके से भी उनको हाँ, उसको हाँ, देखा हाँ, आपने हाँ, कि हाँ, या हाँ, पद देखा, पावर देखा होगा, पता हाँ, नहीं। जैसे हम हाँ, लोग भी एक आम लोग ऐसे ही देखते हैं, कलेक्टर साहब है, लाल बत्ती है, उनके साथ एक गनमैन होता है, तो एक ना मन में आता है कि ऐसा कुछ करना है। शायद उन दिनों में आपके मन में भी वही जागा हो। हाँ, 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 जी। अच्छा मैम, कॉलेज या स्कूल लाइफ में ऐसी कोई घटना अच्छी या बुरी कुछ याद है क्या आपको? हाँ, बुरी भी है, अच्छी भी है, बट अगर मैं कोई एक शेयर कर पाए। एक ऐसी घटना बता रही हूँ कि मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक मैं रही होगी 5th में ही या 4th में ही। तो उन दिनों क्या होता था कि जो बड़ी क्लास यानी 12th तक के जो बच्चे होते थे, उनका जब मन होता था तो वो स्कूल को बंद करवाने के लिए आ जाया करते थे कि आज स्कूल बंद रहेगा, ये रहता था हमारे वहाँ पे। तो जो भैया लोग दीदी लोग आते थे तो वो हमारे स्कूल में भी आए, हम बहुत छोटी क्लास में थे, तो हमारे स्कूल में भी आए और बोले कि आज तो स्कूल बंद करना पड़ेगा। और क्योंकि मुझे तो घर से बाहर जाने का मौका ही स्कूल होता था, हाँ। मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे, मुझे मेरे दोस्तों से मिलने का मौका स्कूल में ही मिलता था, तो मुझे छुट्टियां पसंद नहीं थी, मुझे स्कूल में जाना अच्छा लगता था। तो मुझे याद है कि भैया लोग बोल रहे थे चलो 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 स्कूल खाली करो, तो मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने बोला था भैया क्यों खाली करें, हम नहीं करेंगे खाली, आपको पढ़ना नहीं है आप मत पढ़िए, हम यहीं पढ़ेंगे, हम यहीं रहेंगे। तो वो जब मैं आज भी सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि एक छोटा बच्चा मतलब पता नहीं कैसे वो बोल पाया इतने बड़े लोगों के सामने, क्योंकि 12th क्लास में आते आते बच्चे सब बड़े हो ही जाते हैं। और मैं 3rd 4th में रही होगी उस समय, या 5th में रही होगी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट उस समय मतलब अपनी लगभग आप 9 से 10 साल की रही होंगी हाँ ये जब हाँ हाँ वाकया हुआ हाँ होगा। हाँ हाँ हाँ, तो अपनी बात मैं कह पाती थी, जो मुझे ठीक लगता था। लीडरशिप था आप में पहले से, क्योंकि आप उतने कम उम्र में अगर किसी को ऐसे लोगों को जवाब दे पाते हैं जो स्कूल बंद करवाने आए थे, उसको कहते हो भाई मैं तो पढ़ूंगी, तुमको जो करना है करो। तो एक तो वो किस्सा मुझे बहुत अच्छे से याद रहता है। एक ना हमारे स्कूल में प्रधानमंत्री का चुनाव होता था। हाँ, प्रधानमंत्री संस्कृति मंत्री अलग अलग। जी 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 जी, हाँ, है ना, संस्कृति का रहता है, तो हमारे स्कूल में संस्कृति मंत्री तो वो बाय डिफॉल्ट मुझे ही मिलता था। संस्कृति मंत्री जी जी, मैं ही रहती थी, चाहे मैं 6 7 8 9 10 जितना भी थी। तो एक बार प्रधानमंत्री का चुनाव होना था सारे बच्चों से, तो वो पल मुझे आज भी याद है कि सारे बच्चों ने एकमत होकर कहा था कि हमें दीदी चाहिए। मैं उस समय 10th क्लास में थी। अच्छा, कि दीदी हमारी प्रधानमंत्री बनेंगी। तो वो बड़ा मतलब उसका पावर होता था कुछ, प्रधानमंत्री आप जब चुने जाते हैं स्कूल में, पावर इन द सेंस कि हम हमारी जो बच्चों पे रौब जमाते होंगे। नहीं, मैं रौब नहीं जमाती थी मतलब ये था कि हमारे जो भी छोटे भाई बहन होंगे, उनकी कोई समस्या होगी तो हमारी हेडमिस्ट्रेस के सामने ले जाना और अपनी बात को अच्छे से रखना, 2 चीजें होती थी। तो उनको लगता था कि शायद मैं कर पाऊंगी, तो उन्होंने मुझे बोला कि दीदी ही हमारी प्रधानमंत्री रहेंगी। तो चुनाव हुआ फिर? नहीं, सबने एक मत से बोल दिया, बगैर वोटिंग के आपको चुन लिया गया था। अच्छा, जी, ये जी, सही है। अच्छा ना मैम, एक सीरियस सवाल अब हम लोग करते हैं, आपके हिसाब से, चूंकि आप इस पद पे हैं तो ये सवाल आपसे बनता है कि अभी जो पेरेंट्स हैं बड़ी ओहा-पोह में हैं, उनका भी दिमाग स्थिर, बच्चों से ज्यादा परेशान तो पेरेंट्स हैं, वो खुद तय करते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, नहीं मेरा बेटा कलेक्टर बने या आईपीएस हो, कुछ भी वो रोज प्लान करते हैं। चूंकि ना मैम सपने हमने देखे थे, हम कर नहीं पाए, अब हम चाहते हैं हमारे बच्चे को कर डाले, हम अपने चीजों को थोप रहे हैं। कितना सही है ये? नहीं, ये सही नहीं है, मेरी नजर में सही नहीं है। वजह इसकी कि हमने सपने देखे, हमें मौका मिला नहीं मिला अलग चीज है, हम उन सपनों को पूरा कर पाए नहीं कर पाए अलग चीज है। हमारे जैसे सपने थे वैसे ही हमारे बच्चों के सपने हैं, तो वो अपने सपने पूरे करें। हम आज उस स्थिति में है कि हम उनको उनके सपना पूरा करने का मौका दें। तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चों का जो भी मन है, जिस भी फील्ड में वो जाना चाहें, उन्हें जाना देना चाहिए। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है मैम कि बतौर अगर कोई यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, या छत्तीसगढ़ पीएससी या किसी भी राज्य पीएससी का, तो माँ बाप को कब से उनको ऐसा मतलब मोटिवेट करें, या किस तरह से उनको मोटिवेट करें, और किस कक्षा से, यानी किस क्लास से? देखिए, अगर किसी भी पौधे की नींव अच्छी है, जब घर की नींव अच्छी है, पौधे की जड़ अच्छी है, तो पौधा अच्छा बनेगा, घर अच्छा बनेगा। अगर बच्चा आपका लगता है कि सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट रखता है, तो 6 क्लास से उनको थोड़ा थोड़ा सा मोटिवेट करना शुरू करिए कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस तरीके से आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो धीरे धीरे, सिविल सर्विसेज ऐसा नहीं है कि जन्म घुट्टी टाइप का कि एक बार 1 साल में घोट के दे दिया और पी लिया,
ऐसा नहीं है। ये गलती हम करते हैं, हम लड़के करते कर हैं, रहे हैं। हम करते हैं। हम बच्चों पे प्रेशर डालते हैं कि आपको 2-3 साल मिल गए हैं तो आप उसमें अपना पूरा रिजल्ट दिखाइए। ये एक ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई श्योरिटी नहीं है कि आप कब बनेंगे, कितने प्रयास में बनेंगे। किसी बच्चे का जो रहता है कि मेहनत वो उस दिशा में अच्छी रहती है, जी, जी। किसी बच्चे की नहीं रहती है। और सभी बच्चों का कैचिंग पावर सेम नहीं रहता है। हर बच्चे का अपना तरीका होता है जीने का, चीज़ों को समझने का। किताबों को टीचर सारी क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं पर 1 या 2 ही होते हैं जो टॉप करते हैं, सारे नहीं क्लास करते में हैं, 40 से 60 बच्चे है तो ना। तो होते ही सारे बच्चों का वो आईक्यू लेवल या सोच या समझने का तरीका सबका अलग होता है। तो हर बच्चे को हम ये नहीं बोलेंगे कि 1-2 साल में तैयारी करके वो रिजल्ट दे दे। अच्छा मैम, स्कूल और कॉलेज के दौरान अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप कह रही हैं 6-7 से, आप उस तरह से बच्चों को थोड़ा सा पार्ट टाइम इस तरह का हाँ, आप थोड़ा थोड़ा सा उसको थोड़ा थोड़ा सिखाएं। करें। तो कॉलेज के समय में आप भी और आज के बच्चे, आपसे रिलेटेड है वो आज के बच्चे का भी सवाल एक ही है कि जब बचा हुआ समय होता है, कॉलेज हो या हायर सेकेंडरी के स्कूल में हो, तो एक तरह से 12वीं 11वीं तो कॉलेज ही है, तो क्या करते थे आप और अभी के बच्चे जो कर रहे हैं, क्या सही है? क्योंकि अभी के बच्चों के पास जैसे ही समय मिलता है तो रील्स देखते हैं या गेम खेलते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपके समय में पता नहीं आप इस पर कितना ध्यान देती थी। नहीं, देखिए ये मेरे टाइम का जितने भी लोग हैं उनका ये कह लीजिए कि बहुत ही अच्छी बात रही कि सोशल मीडिया नहीं था। नहीं था, मैं ये कहूँगी नहीं था। मुझे पहला मोबाइल पता कब मिला था, जब मैंने अपनी सर्विस ज्वाइन कर ली थी। तो ज्वाइनिंग के दिन मुझे पहला मोबाइल दिया वो गया भी था। नोकिया का होगा 1100, हाँ, वो भी ब्लैक एंड जो व्हाइट वाला। जो मतलब उस समय वही होते बस थे, बात कर सकें आप। सिर्फ बात कर सकते हैं, नेट नहीं होता था। तो सांप अच्छी सीढ़ी बात वाला थी। गेम खेलने का रहता था जी उसमें। जी जी। तो बहुत अच्छी बात थी कि ऐसा सोशल मीडिया नहीं था। हमारा पढ़ाई के अलावा जो टाइम जाता था वो जाता था, या तो हम खेलेंगे हाँ, या हम फिजिकली वो भी पढ़ेंगे। गेम खेलते हाँ थे। हाँ, कुछ भी है, आप कोई भी गेम खेलेंगे, आपकी स्क्रीन टाइम कम था, जी। तो प्रेशर कम था, स्ट्रेस कम था। दोस्तों के साथ बैठते थे, सोशल लाइफ ज्यादा अच्छी थी सोशल मीडिया के बजाय। हम लोगों ने ये सुना है, कहीं से इंक्वायरी हुआ तो पता चला कि आपको संगीत में बड़ा इंटरेस्ट है। हाँ। और लता मैम को आप बहुत ज्यादा पसंद भी करती हैं। जी और वो जी तो जी, सभी की हैं, स्वर सभी की कोकिला है। हैं वो, जी और जी जी उनको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो उनकी आवाज का जादू में नहीं डूबा होगा। जी जी। हम सभी हैं। तो ये सच है कि आप संगीत से प्रेम हाँ, हैं। मैं मतलब डॉक्टर के बाद ना सिंगर बनना चाहती अच्छा थी। अच्छा, बनना भी चाह रही हैं। आज भी मतलब जब टीवी पे इंडियन आइडल आता है तो मैं बिल्कुल उसको एकदम पूरा 1.5 घंटा मेरा उसको होता है। गौर करिएगा, सेक्रेटरी भी देखते हैं इंडियन आइडल, इनके पास समय नहीं होता है फिर भी देखते हैं। संगीत एक ऐसा चीज है। तो ना, मतलब एक गुजारिश है कि क्या 1-2 लाइन गुनगुना सकेंगे आप? अच्छा लगता सभी को। कोशिश करती हूँ। हाँ कोशिश। बिल्कुल, हम लोग कोशिश ही करते रहते हैं। गुंजाइश तो हमेशा अच्छा कर रहता है। जी, जी। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। वाह, अजीब दास्तां है ये। और कोई इतना आपका वास्तव में है आप में वो। कई लोग क्या होता है कि स्वयं को कहते हैं कि मैं गा पाती हूँ क्योंकि उनको अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में आपका आवाज बहुत अच्छा है। और मुझे लगा कि चूंकि हम लोग थोड़े बहुत म्यूजिक को समझते हैं, देखते सुनते, तो वास्तव में आपका स्वर है आप में। थैंक यू। तो मुझे लगता है इस प्रयास को आपको जारी रखना चाहिए। जरूरी नहीं है, वो एक तो कला है, आप अपने सर्विस में साथ साथ तो ये तो किया जा सकता है। तो अगर हो सके, संभव हो, तो कोई एक और गीत अगर आप गुनगुना पाए। मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही है मंजिल प्यार की। बहुत अच्छा है। हालांकि कभी वक्त मिला तो मैं चाहता हूँ कि ये पूरा गाना ही रिकॉर्ड करें आप। वास्तव में आवाज है आपका अच्छा।
तो मुझे लगता है इस पे आप प्रयास करते रहते, हालांकि मैं आपसे बहुत हर चीज़ में छोटा हूँ लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस पे आप प्रयास करें, क्योंकि हम लोग कला क्षेत्र से, तो हम चाहते भी हैं कि बेशक आप बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा वक्त निकालें अपने संगीत के लिए, तो हम सभी को अच्छा लगेगा। अच्छा, उन महिलाओं और उन बेटियों के लिए सवाल है जो इस देश की हैं, और राजस्थान का एक ऐसा, जहाँ की आप बता रही हैं, ऐसे परिवेश से आती है जहाँ पर बेटियों को घर से निकलना एक समय था, अब तो बदलाव आ गया है, वास्तव में मुश्किल तो था। बिहार के कुछ एरिया, उड़ीसा का भी कुछ एरिया ऐसा रहा है। छत्तीसगढ़ में तो चूंकि आदिवासी क्षेत्र रहने के कारण थोड़ा सा कॉमन है तो है, लेकिन हम लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग भी ऐसा थे कि बच्चों को नहीं कर, लड़कियों को ज़्यादातर 8वीं 10वीं के बाद वो चूल्हे चौखट की ट्रेनिंग देना शुरू कर देते थे। तो ऐसी जो परिवार है जो अभी भी इन चीज़ों को आप कर रहे हैं, हालांकि कम हो गया है, मैं स्वीकारता हूँ, लेकिन अभी भी है मैम। है, राजस्थान में भी है। हाँ है। तो और जिस परिवेश से हम आते हैं बिहार के, उसमें भी है, मैं जानता हूँ कि है। तो ऐसे परिवार के लिए कुछ आप संदेश अगर 2 शब्द में दे पाए। देखिए, अभी हम जिस सदी में हैं वहाँ पे बेटा और बेटी बराबर हो गए हैं। मौका दे बेटी को तो बेटी भी अच्छा करती है, बल्कि बेटियों का रिजल्ट ज्यादा अच्छा है। हाँ, देखिए, आप देखिए, कोई भी 10th ले लीजिए, 12th ले लीजिए, इंजीनियरिंग वाला ले लीजिए, मेडिकल ले लीजिए, कुछ भी फील्ड उठा लीजिए, बेटियां अच्छा कर रही हैं। तो बेटियों को मौका मिलना चाहिए, और मैं जितने भी पेरेंट्स हैं उनको बोलूँगी कि मैं एक एग्जाम्पल हूँ सभी के लिए जी। कि ऐसे माहौल से आई जिसमें ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत, हमारे घर में पटवारी कभी नहीं आया था, हमारे लिए पटवारी बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। तो ऐसे माहौल से मैं जब आके यहाँ पे इस पद पे बैठ सकती हूँ, तो आजकल तो बहुत माहौल अच्छा है। हाँ, हर बेटी को सुविधा है, अवसर है। हमारे टाइम पे इतना पता भी नहीं होता था यूपीएससी का फॉर्म कहाँ मिलेगा, कब भरेंगे, सारा ऑफलाइन होता था। आजकल ऑनलाइन है, बाहर जाने की भी कम जरूरत है, ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो मौका मिलना चाहिए और बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए, बेटियां भी अच्छा करती हैं। मैं आज के समय में मैम, अभी की स्थिति ऐसी है कि हम सिर्फ एक राज्य नहीं, पूरे देश की बात करेंगे। महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसकी वास्तव में जो गिनती है, जो एनसीआरबी का डाटा है, या और भी अलग अलग तरीकों से जो भी आकलन हम लोग आंकड़े लेकर के आते हैं, बढ़े हुए हैं। ये समाज में तो क्या ऐसा बदलाव आ गया है जो इस तरह की चीजें बढ़ा है, आपको क्या लगता है? देखिए, 2 चीजें हुई हैं। एक तो ये हुआ कि पहले क्या होता था कि कोई भी अगर बुरी चीज हुई है तो उसको समाज में स्वीकारना मुश्किल होता था, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। मान लेते हैं किसी के भी घर से कुछ भी गलत हुआ है तो समाज में इसको बाइकआउट किया जाता था। आजकल वो सब खत्म है। सोशल मीडिया ऐसा है कि जो अच्छी चीज़ें कम और नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा दिखा रहे हैं। हमारा मीडिया भी ऐसा हो गया है कि फ्रंट पेज पे आप देखेंगे तो क्या आप पाएंगे कि अतिक्रमण हो गया है, किसी का मर्डर हो गया है, या किसी का, मतलब हर चीज़ नेगेटिव है। फ्रंट पेज, मुझे लगता है कि फ्रंट पेज पॉजिटिव होना चाहिए। किसी भी जगह नेगेटिव के साथ पॉजिटिव भी होती है चीज़ें, बट हम ब्रेकिंग न्यूज़ में रह गए। हमारा काम क्या हो गया? ब्रेकिंग न्यूज़। वहाँ वो है मीडिया मतलब में भी मसाला चाहिए, मसाला। कि नेगेटिव मसाला चाहिए, तो वहाँ पे शुरुआत होती है। और हमारी फिल्में, पहले जो फिल्में होती थी बड़ी पारिवारिक होती थी, परिवार के साथ बैठ कर देख सकते, पूरे जो फैमिली वैल्यूज होते थे वो होते थे। अब हम आधुनिकता की दौड़ में हम ये भूल रहे हैं कि हम उन वैल्यूज को खत्म कर रहे हैं, और वो असर हमारे छोटे बच्चे में भी आ रहा है। हमारा बच्चा आज क्या देख रहा है? क्राइम पेट्रोल। पहले हम छोटे थे, हम क्या देखते थे? मोगली देखते थे। जंगल जंगल पता चला है फूल खिला है, जी है ना? क्या कॉमेडी था, चड्डी पहन के फूल खिला है। और अभी सीधा मर्डर, मिस्ट्री, चाकू, शुरू में ही पहला ही सीन दिखा रहा है, कोई गिरा पड़ा है, उधर बॉडी है। जी जी जी। तो हमारा परिवेश अच्छा इजी उपलब्ध भी था। हमारे जमाने में टीवी बहुत मुश्किल से मिलता था देखने को। हम जब छोटे थे तो एक आता था एक और अनेकता वाला, जो एक पेड़ हाँ। पे ना फल तोड़ रहा होता था बच्चा, तो हमें सिखाया जाता था यूनिटी क्या होती है। आजकल आप देखिए ना, ऐसा कुछ आता ही नहीं है, बहुत कम हो गया है। सोशल मीडिया बहुत नेगेटिव हो गया है। प्लस हम कह लेना कि पश्चिम की अंधी दौड़ में है। हर परिवार, हर समाज अभी भी उतना विकसित या उतना कह लीजिए कि ब्रॉड माइंडेड नहीं है
कि पश्चिम की आधुनिकता को समझ सके, सहेज सके। आग से रोटी सिकती है लेकिन हाथ भी जलते हैं, तो हमारे हाथ जल रहे हैं, रोटी कम सिक रही है। हम पश्चिम की दौड़ में हैं, तो वो थोड़ा दौड़ कम करना है। बेटियां हैं, आधुनिक बनिए, विचारों से बनिए, कपड़ों से मत बनिए, अपने बाहरी आवरण से मत बनिए। आधुनिक बनिए अपने विचारों से, कि खुद को स्ट्रांग बनाइए, कोई आपको कमजोर ना कर सके, उस तरीके से बनिए। तो सोशल मीडिया को थोड़ा सा अपना जो राह है वो चेंज करनी चाहिए। मतलब एक पैमाना तय किया जाए कि हम यहाँ तक हैं, इससे ज्यादा ना जाए। जी। एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है मैम, आज की जो महिलाएं हैं, कई महिलाएं ऐसी हैं जो कि समाज में निकल के घर से काम कर रही हैं, बदलाव तो आया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है मैम कि उनके ऊपर ऑफिसेज और भी अलग अलग समाज में फब्तियां कसी जाती हैं, उनको गलत चीजें भी बोली जाती हैं। ऐसी महिलाओं को कैसे डट के मुकाबला करना चाहिए ऐसे लोगों का? देखिए, कोई भी है, कुछ भी करेगा, अच्छा करेगा तो लोग बोलेंगे, बुरा करेगा तो लोग बोलेंगे, कुछ तो लोग बोलेंगे, है ना। लोग का काम ही कहना है। हाँ, पहले ही गाना बन चुका है। बात है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और हम जहाँ जिस पृष्ठभूमि से आते हैं वहाँ तो सीता को नहीं छोड़ा है। हाँ, तो हम क्या हैं, हम तो उनकी एक कहते हैं ना कि एक छोटी अंगुली के बराबर भी नहीं है। कह रहे हैं, कहने दीजिए। अगर आप अपने मन में सही हैं, मैं ये मानती हूँ कि जो काम हम अपने परिवार के सामने कर सकते हैं वो काम सही है। जो मैं अपनी माँ को बता सकती हूँ वो काम सही है। हाँ, तय करने का आसान तरीका कि हम अपने माँ और पिता को अगर बता पा रहे हैं, मतलब कि मैं ये काम करना चाह रही हूँ तो वो सही है। मेरे माता पिता अगर बोल रहे हैं कि नहीं बेटा वो गलत है, और अगर मैं उसके बावजूद समझ रही हूँ कि वो ठीक है, तो मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही हूँ और वो समझ पा रहे हैं, तो वो ठीक है। जैसे मैं पढ़ रही थी, मैं बताती हूँ मेरा ही एग्जाम्पल। तो मेरे पापा मैं बहुत छोटी सी थी तभी चले गए थे, नहीं थे। तो पढ़ाई का ऐसा था नहीं कि इसको पढ़ाएंगे। तो काफ़ी लोगों ने आके बोला कि इसके पिता भी नहीं है, फिर पोलियो भी है, क्यों पढ़ा रहे हैं, पढ़ के क्या करेगी। फिर एक आम धारणा होती है कि ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी बेटी तो घर में नहीं टिकेगी, रहेगी नहीं। तो मैं हमेशा यही समझाती थी मेरे घर पे कि मैं पढ़ूंगी और मेरी पढ़ाई की वजह से आपको कभी कोई नेगेटिव बात सुनने को नहीं मिलेगी। लोगों ने बहुत कुछ बोला मेरे लिए, पर आज वो सब चुप है। तो अगर आप ठीक हैं तो लोग को बोलने दीजिए, बोलते हैं तो। एक दिन काम से आप जवाब दे ही देंगे। शब्दों से मत दीजिए जवाब, अपने कर्म से दीजिए। बिल्कुल मैम, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। यस मैम। अच्छा मैम, आम लोगों का एक धारणा है कि जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, बड़े पद पे बैठे हुए, वो अपने कार्यालय के एसी रूम में बैठते हैं, निर्णय लेते हैं कुछ भी और आदेश जारी कर देते हैं। वास्तव में इतना बड़ा जो जिम्मेदारी है निभाना, वास्तव में यही है बातों वाली बात, जो कि अरे बैठे एसी रूम में कुछ भी बोल दिया और कुछ भी लिख दिया, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी मैंने आपसे जस्ट अभी कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का क्या काम है कहना, आम जनता बोलती है। तो देखिए, किसी भी टीका टिप्पणी अगर उसी के समकक्ष कोई करता है तो उसकी वैलिडिटी होती है। एक द्रोणाचार्य पे कोई आम नागरिक उंगली उठाएगा तो कैसे समझ आएगा कि उसकी उंगली ठीक है। द्रोणाचार्य को कृपाचार्य कुछ बोलेंगे तो बात है। तो बात कौन कह रहा है ये डिपेंड करता है। और ऐसा नहीं है, जो एसी रूम में भी बैठे हैं उनकी भी पूरी कमेटी बनती है, समिति बनती है, पूरी रिपोर्ट्स होती है, उसके बेस पे कोई निर्णय लिया जाता है। वो सिस्टम क्या आपका है मैम, आम लोग जानते नहीं है, इस वजह से एक तरफा बात होती है कि वो बड़े अधिकारी है, फॉर्च्यूनर के आसपास की लेवल की गाड़ी में चलते हैं और लाल बत्ती लगी होती है और वो जाते हैं और फैसला करते हैं। प्रेस भी कहीं कहीं जिम्मेदार है सब नेगेटिविटी फैलाने में थोड़ा बहुत। मैम, थोड़ा सा हल्का फुल्का एक अलग क्वेश्चन है जो कि हट के है थोड़ा इन सब से। आपके जीवन में, पूरी जीवन में आज तक से लेकर बचपन से जब से आपने होश संभाला होगा, कोई ऐसा रोचक और मजेदार घटना कुछ हो तो बताइए ना, कुछ याद अगर आता हो। मैं हमारे क्लास में सबसे छोटी हुआ करती थी हाइट में। हाँ। जो भी थे हमारी क्लास के वो, तो मैं आज जब भी मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि वो उस समय मुझे नहीं करना था। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पढ़ाई में ठीक थी, तो हमारे सर कुछ भी बोलते थे कि बच्चों कल ये याद करके आना है, तो मैं बिल्कुल तैयारी के साथ जाती थी। और मेरे जो क्लासमेट्स होते थे
तो मेरी क्लास में लड़कियां कम होती थी, लड़के ज्यादा होते थे उन हमेशा। दिनों में लड़कों का संख्या भी ज्यादा था। हाँ हाँ। तो और मेरी हाइट भी कम थी, तो मैं, और मेरी क्लास में सारे लड़के ज्यादातर लंबे ही होते थे। तो मैंने कुछ, सर ने पूछा, मैंने बता दिया, बाकी लड़के बता नहीं पाए। तो हमारे सर एक काम करते थे, कहते थे कि स्टूल पे खड़े हो जाओ। अच्छा अच्छा, आपको टूल पे खड़े मुझे हो। स्टूल पे खड़ा करके फिर ऐसे हाथ गरम करवा के फिर उनसे थप्पड़ लगवाते थे। ओ अच्छा, जिस बच्चे ने गलत जवाब दिया तो चूंकि उसकी हाइट है और आप छोटे तो पहुंच नहीं पा रहे, टूल बराबर करो, सिनेमा में होता है एक दिए उसको। ये अच्छा था। तो जो मुझे आज महसूस होता है, आई मीन मैं जब मेरी नौकरी लगी, फिर हम लोग का रीयूनियन हुआ स्कूल वालों का, हम लोग मिले, तो मतलब सब लोग बस मेरी उसी बात को हंस रहे थे कि देखो ये टीचर वाले काम शुरू से करती थी, अब डंडा हाँकती है। अच्छा है। तो आज मैं सोचती हूँ कि नहीं, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। नहीं, लेकिन जिस समय आपने किया था उसका मजा था, वो ठीक था। उस समय थोड़ी पता था कि आप अब सेक्रेटरी होने वाली हैं, कौन जान रहा था। वो ठीक था। मुझे लगता है कि जिस उम्र पे आप हो वो वाला एंजॉय करना चाहिए माहौल को, ताकि भविष्य में मतलब और मैं हाथों को ऐसे गर्म करती थी। अच्छा, मतलब ये था कि दिए कान के नीचे। ओ बाबा। ये अच्छा था। कभी सोचा होगा कि जो, अच्छा, जिसको आपने मारा होगा उनको अगर याद होगा वो जो वाक्या, उनको तो याद जरूर होगा, वो बड़े हैं। अभी वो देखते होंगे तो बताओ यार, कोई बात नहीं, सेक्रेटरी मारी थी तो ठीक है। अब भाई कोई भी सिविल सर्विस का आदमी मारा है थप्पड़, ठीक है, अच्छा लगा होगा हम लोग। एक चीज है मैम कि यूपीएससी जैसा जो प्रतियोगी परीक्षा है, उसकी तैयारी के लिए क्या जरूरी है कि बड़े स्तर पे दिल्ली जैसे शहरों में या कोचिंग किया जाए? नहीं नहीं, कैसे फिर करेंगे? देखिए, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई है 2024 से, छत्तीसगढ़ में भी हो गई है, 2020 से एनईपी लागू हो गई है। तो उसका असर ये है कि पूरे देश में एक ही सिलेबस रहेगा, एक ही तरीके का। और अभी आज के जिस एज में हम जी रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस बहुत है, ऑनलाइन कोचिंग बहुत है। और कोचिंग अगर सिविल सर्वेंट बनाता तो फिर जो हमारे गांव के सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो सिविल सर्विसेज में कभी नहीं आते। और अगर आप रेशियो देखेंगे ना, तो सिविल सर्विसेज में सरकारी स्कूल के बच्चे ज्यादा आते हैं। तो बच्चा कैसा है, उसको अगर थोड़ा सा माहौल मिल गया है तो उसको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कभी दिल्ली जाके तैयारी नहीं करी उस समय में भी, जबकि सुविधाएं बहुत कम थी उन दिनों में। इंटरव्यू के लिए गई थी मैं, बस ये सही कहा गया ना मैम कि इंटरनेट को अगर सही उपयोग किया जाए तो आप कुछ भी बहुत अच्छा है। कोई भी विज्ञान का कोई भी तकनीकी उठा लीजिए, अगर आपने उसको पॉजिटिव वे में लिया है, बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अच्छा मैम, अगर आप सिविल सेवा में नहीं आती तो आपने खुद कहा था कि डॉक्टर मेरा बनने का मन था। क्या था डॉक्टर बनने का मतलब? किस डॉक्टर भी अलग अलग प्रकार? ऑर्थोपेडिक्स, हड्डी वड्डी वाला? हाँ जी। तोड़ना कि जोड़ना था? जोड़ना था। मतलब ऐसा कोई कारण था क्या कि आपको ऑर्थोपेडिक्स टीम जाना, मतलब कोई कारण है क्या? हाँ, मैं क्योंकि मुझे पोलियो है, अच्छा, तो इसमें से लगता था हाँ हाँ, जो मुझे तकलीफ होती है तो मैं ये समझ पाती हूँ कि कोई भी एक्टिविटी या कोई भी काम हम करते हैं तो कहाँ तकलीफ है, तो मैं उस तकलीफ को, उस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाऊंगी बजाय एक नॉर्मल इंसान के। तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा अच्छे से हड्डी जोड़ पाती, मुझे ऐसा लगता है। जो आपके अंदर, आपको वैसे मैम आपके अंदर आपको ऐसा फील होता है कुछ कमी है? वास्तव में जब हम लोग यहाँ से कल जा रहे थे, हम लोग आपको देख कर हम लोग ना रिचार्ज हुए थे कि गजब यार, देख लो उनको। मतलब एक होता है कि मानसिक रूप से आदमी ना हल्का होता है, डर लगता है उसको कि हम आने शारीरिक कोई भी प्रॉब्लम छोटी मोटी हो तो उसे ऐसा लगता है अपने आप को हीन समझता रहता है। लेकिन मैम आपको देख करके हम लोग मतलब कि अब रिचार्ज हो रहे हैं और लग रहा है कि कुछ भी किया जा सकता है, संभव है, सब कुछ संभव है। हाँ, सब संभव है। मेरे साथ दिलराज है, आप देख लीजिए, दिलराज मेरे साथ खड़े हैं तो संभव है। हाँ, ये तो है सर, तो मजेदार व्यक्ति हैं। अंत में मैं चाहता हूँ कि आप विशेष करके यूपीएससी का जो या फिर अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें एक शॉर्ट तरीके से आप एक मैसेज दें उन बच्चों को जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, कैसे शुरू करें, कैसे उसको अचीव करना है जो उनका टारगेट है। देखिए, कोई भी पढ़ाई ना अचानक शुरू नहीं होती। शुरू में आप टारगेट लेके चलिए 2-3 साल का जो भी है। अगर ग्रेजुएशन के बाद, जैसे मेरा था, मुझे ग्रेजुएशन तक नहीं पता था कि सिविल सर्विसेज क्या होती हैं,
तो मैंने क्या किया था, अपनी ग्रेजुएशन को अच्छे से पढ़ा था, तो वो मुझे मेरा बेस बन गया था। अच्छा, ये बीच में सॉरी मैं डाल रहा हूँ, यूपीएससी या फिर किसी प्रतियोगिता बड़ी परीक्षा के लिए, वैसे सबसे बड़ी परीक्षा तो यूपीएससी ही है, जरूरी है कि कोई सब्जेक्ट लेके पढ़ा जाए, आर्ट्स ही होना चाहिए, या फिर कई लोग कहते हैं साइंस ले लेंगे थोड़ा ज्यादा दिमाग, ऐसा सच है कि किसी भी सब्जेक्ट से? सारे सब्जेक्ट से आते हैं, जो जी। भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी स्टूडेंट है उसका जिसमें इंटरेस्ट है। मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, मुझे आर्ट्स में इंटरेस्ट है, मुझे जबरदस्ती मैथ दिला दिया जाएगा, मैं मैथ में आर्यभट्ट नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ, जीरो हूँ, है ना। तो बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कुछ भी ले सकते हैं, ग्रेजुएट interest होने की चाहिए बात है। किसी भी सब्जेक्ट जी से। जी, ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन हो गया मान लेते हैं, जी। और किसी का मतलब जीरो बेस है, जीरो से स्टार्ट करना है, तो उसको अपना एनसीईआरटी की बुक्स उठानी चाहिए। एनसीईआरटी की बुक्स बेस्ट है बेस बनाने के लिए। एनसीईआरटी की 12th तक की क्लासेस की जो बुक्स हैं वो पढ़ लेंगे तो हमारा बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बहुत अच्छी होती हैं। फिर उसके बाद में न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर रोज का पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। न्यूज़ सुनेंगे, और न्यूज़ सुनने के बाद उसको थोड़ा सा सोचेंगे कि ये जो बोल रहे हैं वो आज की उसमें पर्सपेक्टिव में कैसा है, ठीक है कि नहीं है। हमारे टाइम पे ना रेडियो पे न्यूज़ आती थी, और रात में 9 बजे एक कोई सा भी टॉपिक होता था, उस पर चर्चा होती थी, जो भी विषय विशेषज्ञ होते थे उनकी चर्चा होती थी, तो वो चीज़ें सुननी चाहिए। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कि एक बहुत सारे, एक दिन एक घोषणा हुई, एक राजा ने बोला कि कल मेरा सिंहासन मैं छोड़ूंगा, जो भी जनता मेरे सिंहासन तक पहुंची, जो भी उस तक पहुंचा उसको मैं एक दिन के लिए राजा बनाऊंगा। घोषणा हो गई, राजा ने घोषणा कर दी। अगले दिन सब तैयार कि मैं तो अगले दिन राजा बनूंगा ही बनूंगा। लेकिन राजा जी ने क्या किया, मिठाइयां रख दी, तोहफे रख दिए सिंहासन से पहले रास्ते में, ठीक है। फिर कुछ और खेलकूद के साधन रख दिए, सोने जवाहरात रख दिए। सिंहासन तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारी चीजें ऐसी रख दी कि वहां पे मुश्किल से एक बंदा पहुंचा। सभी उधर ही घूम रहे, सब उधर घूम रहे, मिठाई आ रही, मिठाई खा लेते हैं, अच्छे कपड़े हैं वो कर लेते हैं, अरे यहाँ तो बड़ा खेल चल रहा है, यहाँ तो बड़ी फिल्म है, बड़ा अच्छा दिख रहा है, यहाँ सोने चांदी है, अरे यहाँ तो बड़ा अच्छी सीनरी है। सेम वे सिविल सर्विसेज है, आपको अपना टारगेट बनाना है कि आपको वो राज सिंहासन लेना है, आपको इधर उधर की चीजों में भटकना नहीं है। आजकल के बच्चों के पास वो इधर उधर की चीजें बहुत है, और सबसे बड़ा है सोशल मीडिया। जो भी सीरियसली सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं उनको सोशल मीडिया में स्पेशली जो रील बनती हैं आजकल, उनसे बिल्कुल वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बन रही है। जो बना रहे हैं उनके पैसे हैं, आपका कोई उसमें कुछ भी फायदा नहीं है। आपका टारगेट क्या है, यूपीएससी या पीएससी जो भी है, चाहे छत्तीसगढ़ पीएससी दे लीजिए, यूपीएससी दे लीजिए, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, वो सिंहासन। अगर वो डिटर्मिनेशन है तभी आप वो वहां जा पाएंगे, वरना बीच के इधर उधर में कभी लड्डू में फंसेंगे, कभी अच्छी ड्रेस में फंसेंगे, कभी अच्छे सिनेमा में फंसेंगे। अच्छे से पढ़ना है, एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि मैं आज सुबह उठूंगी तो मुझे सुबह ये करना है, अपना पढ़ाई करना है, अपना खेलकूद करना है, एकदम पूरा स्टूडियस भी नहीं होना है और पूरा एकदम खेलकूद में भी नहीं लगना, बैलेंस करके चलना है, वो आना चाहिए। आखिरी सवाल मेरा एक ये है मैम कि कोई भी जब सिविल सर्विसेज के लिए आप काम करते, मेहनत करते हो, तो ठीक है, कई लोग क्या होता है कि प्री भी निकाल लेते हैं, मेंस भी निकाल लेते हैं, ये तो चलिए पढ़ने लिखने वाली बात है, जो कि हम किताबों में जानते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो इंटरव्यू होता है वो बंद कमरे में होता है, आखिरी जो पड़ाव है, मेरे ख्याल से शायद वही आखिरी पड़ाव है जी। कैसा सवाल पूछा जाता है, कुछ सवाल याद है क्या आपको? हाँ, मुझे मेरे टाइम पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल था। हमारा जो भी बायोडाटा होता है उसी से रिलेटेड होता है कि आपकी हॉबीज क्या हैं, आपने क्या क्या पढ़ाई करी है। मुझसे पूछा गया था, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था। जो मेरे बोर्ड के चेयरमैन थे उनकी खासियत थी कि वो एक कार्ड निकालते थे, उस पे एक जो भी इंग्लिश का कोटेशन होता था वो पढ़ने को देते थे, और फिर उसको समझ के आपको बताना होता है कि आपको क्या समझ में आया। तो मेरे यहाँ पे भी मुझे बोला कि कार्ड उठाइए, तो मैंने कार्ड उठाया। तो कार्ड में जब मैंने पढ़ा तो उसका मीनिंग ये निकल रहा था कि जीवन क्या है, उसका मीनिंग ये निकल रहा था। तो मैंने जो भी मुझे समझ में आया उस समय, आज से मतलब
15-16 साल पहले कि जीवन को मैं क्या समझती हूँ, तो मैंने उनको बता दिया। अब उनका एक और होता था कि अब आप हमसे पूछिए कोई एक सवाल कि आप बोर्ड से क्या पूछना चाहेंगी। हाँ, मेरे बोर्ड में ये चेयरमैन का ये उनका खासियत थी उनकी। तो फिर मैंने उनसे ये पूछा था कि आप सिविल सर्वेंट में क्या चाहते हैं। आपने पूछ लिया सब लोगों से, लेकिन आप क्या चाहते हैं। तो जो मेरा सवाल था शायद उस बोर्ड को अच्छा लगा कि बदले में, क्योंकि मेरे से पहले जो आए थे उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने ये बोल दिया था कि आपको अगर नक्सली पकड़ के ले जाएं तो आप क्या करेंगे, बोर्ड मेंबर्स को। अच्छा, इनसे सवाल ऐसा था। तो उन्होंने ये पूछ लिया था मेरे से पहले वालों ने, और मैंने ये पूछा कि आपकी नजर में सिविल सर्वेंट्स कैसे होने चाहिए। तो शायद उनको जो मेरा ये प्रश्न था, होता है ना कि आप कब कहाँ कैसे बोलते हैं, ये भी आना चाहिए। एक सिविल सर्वेंट में ये चीज भी होनी चाहिए कि कब चुप रहना है, कब बोलना है, और क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये पता होना। अच्छा मैम, ये पैमाना कैसे सेट होता है कि सामने जो इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर बता पाए आप, कैसे तय होता है कि उस व्यक्ति का मूड क्या है। मैं ये सुना हूं कि एक ही जवाब कई बार वो उसको बाहर फेंक देते हैं, उसी जवाब को कई बार वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि उसका कोई पैमाना कैसे तय करेगा कि वो सामने वो क्या चाह रहा है सुनना। नहीं, देखिए बोर्ड में 5 लोग हैं। 5 लोगों को आप अचानक, वो कि एकदम नए हैं, उनको समझ पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। बट आपकी उस समय की, उस कहते हैं ना, एट दैट मोमेंट आपको जो बेस्ट लग रहा है, आप अपना बेस्ट ईमानदारी से आप जवाब दीजिए। क्या पता सामने वाले को अच्छा लगे। ईमानदारी से देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने जीवन जिया है, प्रशासनिक तौर पे भी, व्यवहारिक तौर पे भी। तो हम ये बोले कि हम ऐसा कर देंगे, हम सिस्टम बदल देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो हमसे ज़्यादा गुणी हैं, हमसे ज़्यादा उन्होंने सर्विस करी है, हमसे ज़्यादा जीवन जिया है, तो हम झूठ में उनको नहीं बहला सकते। ईमानदारी से अपने जवाब देने चाहिए। आज हमारे सवाल तो खत्म हो गए हैं मैम। मैं चाहूँगा कि भविष्य में एक बार और आपके साथ बातचीत हो, जिसमें हम यहाँ से आगे की कड़ी पे चर्चा करें। जी बिल्कुल। तो आज हमारे साथ थी हायर एजुकेशन से विशेष सचिव श्रीमती विमला नावरिया जी। उम्मीद है कि इनसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। मैं तो बहुत कुछ सीखा हूँ। साथ ही साथ में वे बच्चे, वे व्यक्ति जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि उनको ही बहुत सारे सवाल जो उनका होगा, उनके मन में होगा, इनके द्वारा जरूर मिला होगा। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।